हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की बताई थी, रासायनिक गुणधर्म अल्कोहल के, और उनके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि अल्कोहल जो है वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। पहली वो अभिक्रिया जिनमें RO बंध टूटता है, यानी कि OH पूरा की पूरा बाहर निकलता है, तो उनके लिए मैंने क्रियाशीलता का क्रम आपको बताया था। और दूसरा मैंने बताई थी वो सभी अभिक्रियाएं जिनमें H प्लस की फॉर्म में अलग होता है, यानी कि O और H के बीच में से बंध टूटता है। ये सारी अभिक्रियाएं अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। इसमें अम्लीयता का क्रम के आधार पर क्रियाशीलता का क्रम होता है। आज मैं आपको बता रहा हूं नंबर 3, जिसमें एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों भाग लेते हैं। तो मेन है आज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा पॉइंट है C, यानी कि तीसरे नंबर की अभिक्रिया है। वे सभी अभिक्रिया जिनमें एल्किल समूह यानी कि R समूह, R किसको बोलते हैं? एल्किल को। एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह OH समूह दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, दोनों भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पर वो सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अल्कोहल की जिनमें एल्किल समूह भी भाग लेता है और OH समूह भी भाग लेता है। तो बच्चों, ये अभिक्रियाएं 3 हैं, यानी कि इनमें हम 3 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इनके अंदर हम 3 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। पहली जो अभिक्रिया इनमें हम इनमें पढ़ेंगे वो है निर्जलीकरण। क्या है बच्चों? निर्जलीकरण। पहली जो अभिक्रिया हम इनमें पढ़ेंगे वो है निर्जलीकरण, और दूसरी अभिक्रिया हम यहाँ पर पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण। और तीसरी हम इनके अंदर पढ़ेंगे बच्चों ऑक्सीकरण। ठीक है, ये 3 अभिक्रियाएं हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से पता लग रहा है निर्जलीकरण, इट मींस यहाँ पर अल्कोहल में से जल का अणु बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो निर्जलीकरण के अंदर हमें जल के अणु को बाहर निकालना है, तो जल के अणु को बाहर निकालने के लिए हमें कोई निर्जलीकारक चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे। इनके अंदर से हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण। ओके, तो निर्जलीकरण जो होता है अल्कोहलों का निर्जलीकरण, वास्तव में हम निर्जलीकरण पढ़ रहे हैं अल्कोहलों का। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, अच्छी सी हेडिंग लिखता हूँ। हमारा हेडिंग हो जाएगा अल्कोहल का निर्जलीकरण, ये सही रहेगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमारा हेडिंग जो है वो है अल्कोहल का निर्जलीकरण। बोर्ड के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रियाएं। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण जो होता है बच्चों वो ताप के आधार पर होता है, टेम्परेचर बेस होता है। यानी कि अगर मैं आपसे यहाँ पर एक अल्कोहल लूँ, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन किसी भी सांद्र अम्ल की उपस्थिति में होती है। जैसे या तो सांद्र H2SO4 होगा, ठीक है, या फिर H3BO3 होगा, बोरिक अम्ल, ये तो है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है बोरिक अम्ल, और या फिर फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 होगा। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी, कोई सा भी एसिड आप ले सकते हो, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा सकते हो। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण हम इनकी प्रेजेंस में कराएंगे। तो ये रहा हमारा अल्कोहल CH3 CH2OH। मैंने यहाँ पर एक अल्कोहल लिया जिसका नाम है एथाइल अल्कोहल। मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ कंसंट्रेट H2SO4 से। कंसंट्रेट का मतलब सांद्र, कंसंट्रेट H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन मैंने यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया 393 केल्विन। 393 ले सकते हो, भूल जाओ तो 383 बोल सकते हो। तो 393 या 383 केल्विन मैंने टेम्परेचर यहाँ पर लिया है। तो इस टेम्परेचर पर क्या बनेगा बच्चों? इस टेम्परेचर पर बनेगा, देखो यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों मिलकर बनाएंगे H2O, और H2SO4 में से आप सब जानते हो जब H2SO4 का आयनन होता है तो H प्लस HSO4 माइनस, H तो प्लस बनता है, HSO4 माइनस बनता है, ये दो आयन बनते हैं। तो H2SO4 में से H प्लस और OH, यहाँ अल्कोहल में से OH दोनों मिलकर H2O बना लेंगे।
तो आपके पास दोनों मिलकर H2O बना लिया, और साथ में आपका जो HSO4 माइनस है वो इसकी जगह जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3CH2HSO4। इसका नाम हो जाएगा बच्चों एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो HSO4, आपका HSO4 वो तो OH की जगह पर आ गया, और यहाँ से OH निकलकर और इस H से जुड़कर H2O बना लिया। ये रिएक्शन होगी 393 केल्विन टेम्परेचर पर। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और अगली रिएक्शन, अगर मैं सेकंड रिएक्शन यहाँ कराऊं तो वापस मैं कंसंट्रेट H2SO4 ले रहा हूँ, निर्जलीय कारक के रूप में काम करता है ये, लेकिन अब मैंने टेम्परेचर ले लिया 413 से 423 केल्विन। तो 413 से 423 के अंदर 400 आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन टेम्परेचर 400 से ऊपर ही होना चाहिए। तो 413 से 423 केल्विन टेम्परेचर जब आप लेते हो तो अल्कोहल जो है वो उसका 2 मोल रिएक्शन करता है, अल्कोहल का 2 मोल अभिक्रिया करता है और ईथर बनाता है। क्या बनाता है? ईथर। तो 2 मोल अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेंगे और ईथर बना देंगे बच्चों, CH3 CH2O CH2 CH3, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर बाहर निकलता है। तो यहाँ भी वाटर बाहर निकल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का निर्जलीकरण है, लेकिन मैंने कहा था तापमान पर आधारित है, इसलिए ये तापमान आपको याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ बना है आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। अगली रिएक्शन, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन, दिस इज वन एंड दिस इज वन। इसमें क्या होगा? अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप वापस कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हो, और वो भी 423 से ऊपर, यानी कि 433 या 443 केल्विन टेम्परेचर के अंडर कराते हो, तो देखो 423 से ऊपर यानी कि 433 भी बोल सकते हैं, 443 भी बोल सकते हैं। तो इतने टेम्परेचर पर अगर आप कराते हो या 423 पर कराते हो तब तो आपको एथिल ईथर मिल ही जाएगा, लेकिन इससे ऊपर पे कराते हो 443 पर, 433 पर, तो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एल्कीन में, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है। आपका एथिल अल्कोहल था वो एथीन में कन्वर्ट हो गया, एथीन में कन्वर्ट हो गया। साथ में क्या बाहर निकलता है? H2O, ये बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग तापमानों पर हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, ईथर में 2 मोल काम आता है, तो ये कहलाता है अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल ईथर और एथीन तीनों प्राप्त कर सकते हैं। ये अभिक्रिया निर्भर करती है तापमान पर, ठीक है। तो अब हमें इनकी क्रियाविधि पढ़नी है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि इतने टेम्परेचर पर तो ये बनता है और इतने टेम्परेचर पर ये बनता है। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अल्कोहल के निर्जलीकरण। क्वेश्चन पूछता है कि अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए, तो आपको ये वाली क्रियाविधि लिखनी है, ठीक है, ये वाली। लेकिन आपसे कहता है कि अल्कोहल से ईथर निर्माण की क्रियाविधि लिखिए, तो आपको ये वाली क्रियाविधि लिखनी है। तो मैं दोनों यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ, समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन जो बोर्ड में आया था वो आया था अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। तो मैं यहाँ पर यही हेडिंग डालूंगा, अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अगर आपको निर्जलीकरण की क्रियाविधि आ गई, यानी कि अल्कोहल से एल्किल निर्माण की क्रियाविधि या एथेनॉल से एथिल निर्माण की क्रियाविधि, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो चलो मैं कराता हूँ। देखो आपका हेडिंग हो जाएगा अल्कोहल से या अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्रियाविधि, या अल्कोहल से एल्किल निर्माण, अल्कोहल से एल्कीन निर्माण की, अल्कोहल से एल्कीन निर्माण की क्रियाविधि, यह भी हो सकता है आपका क्वेश्चन। या फिर कोई सा भी एक अल्कोहल, जैसे उसने कह दिया एथेनॉल, एथेनॉल से एथीन,
तो एथेनॉल से एथीन, एथेनॉल क्या है एल्कोहल, एथीन क्या है एल्कीन, तो इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है एल्कोहल से एल्कीन पूछना चाह रहा है। तो इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है। तो चलिए ये क्रियाविधि निम्न पदों में होती है, ये क्रियाविधि निम्न पदों में होती है, यह क्रियाविधि निम्न पदों में होती है, निम्न पदों में होती है। बड़ा ध्यान से समझेंगे, कोई कठिन नहीं है, कोई टफ नहीं है। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट देखो पहले स्टेप में क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेप में आपके पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल का निर्माण, और साथ में आपके पास H2SO4 का आयनन होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोटोनीकृत, प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण, प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण, ये पहला स्टेप होता है आपका। यानी कि ऐसा अल्कोहल जो एक प्रोटॉन को, प्रोटॉन क्या होता है H+, यानी कि H+ को एक्सेप्ट करता है। तो चलिए प्रोटोनीकृत अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान देंगे। सबसे पहले आपका H2SO4, इसका आयनन हुआ तो H+ प्लस HSO4 माइनस, ठीक है H+ प्लस HSO4 माइनस, ये आपके पास आ गया H2SO4 का आयनन। उसके बाद आपके पास अल्कोहल था CH3 CH2OH, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, सबको ध्यान है। अब यहाँ से आपका H+, देखो यहाँ से आपका H+ जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर दे सकता है, तो ये आपका H+ को पे अटैक कर देगा और इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर में कमी हो जाएगी क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, तो कमी हो जाएगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ बनता है CH3 CH2O के साथ एक जुड़ गया आपका, अरे ये दूसरा H भी यहाँ जुड़ जाएगा, और इसने अपना लोन पेयर दिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अपना एक लोन पेयर अभी भी इसके पास बाकी है। देखो दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर दे दिया, उसकी कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस जो ये जो बना है इस संरचना को हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। अगर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं प्रोटोनीकृत अल्कोहल। क्यों? क्योंकि पहले अल्कोहल था, अब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसको दूसरा नाम है इसका प्रोटोनीकृत अल्कोहल। ओके, दिस इज द प्रोटोनीकृत अल्कोहल, ये बन गया आपका प्रोटोनीकृत अल्कोहल। ये स्टेप नंबर फर्स्ट पूरा होता है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, आपका जो प्रोटोनीकृत अल्कोहल है वो बाहर निकलेगा और आपके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। तो कार्बोकेटायन का या कार्बोनायन का निर्माण, तो स्टेप नंबर सेकंड में कार्बोनायन का निर्माण होता है। कैसे होता है? तथा जल के अणु का त्याग करना। स्टेप नंबर सेकंड में कार्बोनायन का निर्माण होता है और जल के अणु का त्याग होता है। चलिए देखते हैं कैसे। CH3 CH2OH पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर, इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये टूटकर इस पर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर चला गया, आपका ये पूरा के पूरा H2O बाहर हो गया। लेकिन पीछे वाले कार्बन पर आपके पास कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 और इसके ऊपर बन जाएगा एथिल कार्बोनायन। ये बन गया आपके पास एथिल कार्बोनायन, कार्बोकेटायन भी आप बोल सकते हो, इंग्लिश में कार्बोकेटायन बोलते हैं, हिंदी में कार्बन। देखो आप गौर से देखो, आपने जो अल्कोहल लिया था वो 1 डिग्री अल्कोहल था, तो यहाँ बनने वाला कार्बोनायन भी 1 डिग्री है। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे तो बनने वाला कार्बोनायन भी 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो बनने वाला कार्बोनायन भी 3 डिग्री होगा। तो बच्चों एक बात समझ में आनी चाहिए कि बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोनायन जितना ज्यादा स्थायी होता है वो अल्कोहल उतना ही ज्यादा इन अभिक्रियाओं के लिए क्रियाशील होगा। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल से स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है 3 डिग्री कार्बोनायन, जो कि बहुत स्थायी होता है। तो इसका मतलब एल्केन निर्माण की अभिक्रिया में 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, तो चलिए एथिल कार्बोनायन यहाँ बनता है और साथ में यहाँ पर जल के अणु का त्याग होता है। ये स्टेप नंबर 2 गई।
स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में आपके पास ये जो कार्बोनायन है, ठीक है, इससे एल्कीन का निर्माण होगा। तो स्टेप नंबर 3 को लिख सकता हूं मैं एल्कीन का निर्माण। ठीक है, देखो कैसे है, CH3 1 1 1, मैंने CH3 लिख दिया और ये CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखो हम सब जानते हैं, अच्छी तरह हमें पता है कि यहाँ पर HSO4 माइनस अभी भी बच रहा है, तो HSO4 माइनस आपका आएगा तो वो H प्लस को लेके जाएगा। और इनमें से कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अम्लीय होता है? अरे H प्लस यानी कि अम्लीय हाइड्रोजन। तो H प्लस की फॉर्म में निकलने के लिए कौन, देखिए कौन तैयार बैठा है, वो होता है अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनायन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन आपके कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाती है? अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, इसलिए आपका HSO4 इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इसको ले जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होती है अल्फा हाइड्रोजन होती है। अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, इसलिए जल्दी से H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगी। तो H प्लस की फॉर्म में निकलेगी HSO4 माइनस, HSO4 और H प्लस दोनों मिलकर H2SO4 बना लेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका बन जाएगा CH2, देखो ये CH2 बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड, और फिर वापस इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। क्या बन गई? एथीन बन गया। H प्लस निकला, HSO4 माइनस में जुड़ा, दोनों मिलकर बना लेंगे H2SO4। तो इस तरह आपका एथीन का निर्माण होता है, एथीन। ओके, लेकिन यहां पर एक चीज और है, ये था आपका अल्कोहल का निर्जलीकरण, लेकिन ये अभिक्रिया सारी की सारी होती है 433 केल्विन टेम्परेचर पर, 443 या 433 केल्विन टेम्परेचर पर। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनना, ये था अल्कोहल का निर्जलीकरण या अल्कोहल से एल्कीन निर्माण। अगर क्वेश्चन पूछ ले, हालांकि मैं इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा आपको अल्कोहल से ईथर का निर्माण, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आसान रहेगा। अल्कोहल से ईथर का निर्माण, अल्कोहल से ईथर कैसे बनता है? ये तो एल्कीन बना है। देखो बच्चों, स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड सेम रहेगी, स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकंड सेम रहेगी, लेकिन दो स्टेप और जुड़ जाएंगे, थर्ड और फोर्थ, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ अल्कोहल से ईथर का निर्माण कैसे होता है। टेम्परेचर चेंज होते ही सारा मामला चेंज हो जाता है। ये सारी अभिक्रिया आप चाहो तो इसको तो नोट कर लो, मैं इसके बाद सेकंड बता रहा हूँ अल्कोहल से ईथर का निर्माण। तो चलिए अब हम करते हैं अल्कोहल से ईथर का निर्माण। अल्कोहल से अल्कोहल से अल्कोहल से ईथर का निर्माण। तो अब मैं आपको बता रहा हूं अल्कोहल से ईथर का निर्माण। देखिए अल्कोहल से ईथर का निर्माण, यह क्रियाविधि भी निम्न पदों में होती है, ठीक है ना। अल्कोहल से ईथर के निर्माण की क्रियाविधि, ये आपका हेडिंग है, नेक्स्ट है ना। और अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अल्कोहल से ईथर, इसमें फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, पहला प्रोटोनिक रहता है, अल्कोहल बिल्कुल सरल बनेगा। सेकंड वही ऑक्सोनियम आयन यानी कि एथिल कार्बोनाइन यहां पर बन गया, एथिल अल्कोहल मिल गया। स्टेप नंबर थर्ड में आपका जो दूसरा मोल अल्कोहल होता है, स्टेप नंबर थर्ड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि अब आपका यहां पर स्टेप नंबर जो थर्ड होगा, एथिल कार्बोनाइन है, इस पर किसका अटैक होगा? दूसरे अल्कोहल का अटैक होगा, यानी कि एथिल कार्बोनाइन पर एथिल अल्कोहल का आक्रमण, जिससे आपके पास ऑक्सोनियम आयन फिर से बनेगा। अंडरस्टैंड? तो आपके पास डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा? डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन। तो आप यहां लिख सकते हो डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन का निर्माण, आयन का
निर्माण, या फिर प्रोटोनीकृत ईथर का निर्माण, प्रोटोनीकृत ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण। तो सेकंड स्टेप में प्रोटोनीकृत ईथर का निर्माण होता है। कैसे कि आपका जो कार्बन आयन बना है, यहां पर देखिए ये रहा, मैं पहले एक मोल है एथिल एल्कोहल लेता हूं, CH3CH2OH, ये लो, दिख रहा है आपको, और इस पर अटैक करवाता हूं इस कार्बन आयन का CH3CH2, ये कार्बन आयन आपका। बहुत आसान है, वापस यानी कि एक मोल तो यहां काम आ गया, अब ये दूसरा मोल काम आ रहा है। दूसरा मोल एल्कोहल पहले मोल वाले एथिल कार्बन आयन पर अटैक करता है, ये अटैक, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन से ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। तो मैं इसको जोड़ के लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, CH3CH2, ये रहा O, मैंने इस हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया है, इस हाइड्रोजन को कहां लिख दिया है, नीचे, और इस पूरे को इस ऑक्सीजन से जोड़ दिया है CH2CH3। लेकिन हुआ क्या है, इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक लोन पेयर अभी भी बच जाएगा। इसे कहते हैं प्रोटोनीकृत ईथर, ये ईथर ही है लेकिन प्रोटॉन वाला ईथर है, या फिर इसको बोल सकते हैं डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन, डाई एथिल ऑक्सोनियम आयन का निर्माण हो गया। अब ये डाई एथिल ऑक्सोनियम या प्रोटोनीकृत जो ईथर बना है, दिस इज द प्रोटोनीकृत ईथर, प्रोटोनीकृत ईथर, ठीक है। ये जो प्रोटोनीकृत ईथर है, इसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 4, लास्ट एंड फाइनल स्टेप नंबर 4। अब बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन पर धनावेश है, तो ये और ये नहीं निकलने की वजह अकेला हाइड्रोजन बचा, इस हाइड्रोजन से ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ जाएगा और H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। तो आपके यहाँ पर लास्ट आता है ईथर का निर्माण, 4th स्टेप है ईथर का निर्माण। बड़ा सिंपल है, इसमें से देखो क्या होगा, CH3CH2OH और फिर CH2CH3, यहाँ पर प्लस चार्ज था, एक लोन पेयर इसके पास खुद का था, इधर आया आपका पास लास्ट स्टेप में वही HSO4- और इसने अटैक किया इस पर, और जैसे इसने इस पर अटैक किया ये इसके साथ चला गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड इस पर चला जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3CH2OCH2CH3, डाई एथिल ईथर बन गया, और साथ में आपके पास बाहर निकल जाएगा H2SO4। वापस जो स्टार्टिंग में था वही आपको दोबारा ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ है, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो बच्चों ये हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ की यहाँ आपको क्लियर करा दिया क्योंकि बड़ा इजी था। अगर आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाना आ गया तो अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए 2 स्टेप और आपको आनी चाहिए, पूरा आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ याद हो गए। अल्कोहल से एल्कीन बार बार आया है, कई बार आया है, और अल्कोहल से ईथर ये इस बार आने की चांस है, यानी कि अब ये आ सकता है, अंडरस्टैंड। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड करते हैं हम, अगला हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल के निर्जलीकरण में। तो इस प्रकार अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, और यहाँ से हमें 3 प्रकार के उत्पाद अलग अलग प्राप्त होते हैं। अगला इसी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं उसी में अगली रिएक्शन है विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अल्कोहल के निर्जलीकरण के अंदर अगर हमने देखा कि कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, तो कार्बोकैटायन का निर्माण होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, और अगर कैसे ना कैसे करके पॉसिबल है कि वहां पर 2 डिग्री बन रहा है या 3 डिग्री भी बन सकता है, तो जहां तक कोशिश हो सके अधिक स्थायी कार्बोकैटायन का निर्माण करना है। इसका मतलब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, इसे कहते हैं पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। अगर पुनर्विन्यास संभव है तो पुनर्विन्यास करना पड़ेगा और फिर जाके आपको मुख्य उत्पाद बनाना है। इसी तरह आपसे मैं, अगर हम एल्कीन बनाते हैं तो एल्कीन में हम सब ध्यान रखते हैं कि ऐसी एल्कीन अगर 2 या 2 से ज्यादा एल्कीन बनती है तो ऐसी एल्कीन जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी हो वही हमारा मुख्य उत्पाद होता है, जिसे हम कहते हैं सेडजेफ नियम। कौन सा नियम? सेडजेफ नियम। तो इन 2 बातों का ध्यान रखना है।
तो अल्कोहल के निर्जलीकरण में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास पुनर्विन्यास संभव हो तो, ठीक है ना, अगर पुनर्विन्यास संभव है तो पुनर्विन्यास करना पड़ेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है सेटजेफ नियम। कौन सा नियम? सेटजेफ। ये मैंने आपको पहले बताया था ये नियम क्या कहता है कि अत्यधिक प्रतिस्थापी वाली एल्कीन ही हमारा मुख्य उत्पाद होगी। तो सेटजेफ नियम, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है इन अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में। मैं समझा देता हूं पुनर्विन्यास। तो जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3 CH CH3 CH2OH, ठीक है। हम सबको पता है कि यहाँ पर अल्कोहल यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से H जुड़ेगा, OH निकलेगा, H2 वहां निकलेगा और आपके पास ये वाला कार्बन बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कराते वक्त, जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है कार्ब धनायन का निर्माण उसी कार्बन पर होता है। तो OH इस पर जुड़ा हुआ है तो कार्ब धनायन का निर्माण आपके पास हो जाएगा ये CH3 CH2 इसके ऊपर कार्ब धनायन और ये CH3। बोलो यस और नो, इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों अगर आप गौर से देखो तो ये 1 डिग्री कार्ब धनायन है। ये कितना है? 1 डिग्री कार्ब धनायन। और हम सबको पता है कि अगर ये 1 डिग्री कार्ब धनायन इस पर आ जाए, यानी कि ये धनायन का चिन्ह इस पर आ जाए तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं हाइड्रोजन को कर दूं यहां पर शिफ्ट इस पर, और जैसे ही मैं हाइड्रोजन को इस पर शिफ्ट करूंगा तो आपका ये कैटायन जो है ना वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोजन शिफ्ट। एक तरीके का यह आपका पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है ये? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। तो मैंने क्या करा, हाइड्रोजन को इस पे शिफ्ट कर दिया और कैटायन इस पर आ जाएगा। तो जैसे ही ऐसा होगा CH3 बन जाएगा। ये पहले CH2 था, अब ये CH3 हो गया और आपके पास इस पर आ जाएगा कार्ब धनायन। अब देखिए पहले 1 डिग्री था, अब क्या बन गया? 3 डिग्री। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये ऐसे नहीं करना है कि हाइड्रोजन यहां से उठा के लेके जा रहा हो एक पार करके, नहीं, पास वाले कार्बन से, इट मींस अल्फा कार्बन से ही यहाँ पर पुनर्विन्यास होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे अल्फा कार्बन से ही पुनर्विन्यास करना है, कभी भी अन्य कार्बन से पुनर्विन्यास नहीं करना। इसका मतलब दो तरह की शिफ्टिंग हो सकती है, या तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो या अल्फा कार्बन से किसी भी मेथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर दो। इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो, और अगर मेथाइल शिफ्ट होता है पूरा की पूरा तो इसे कहते हैं मेथाइल शिफ्ट। ओके, देखो बच्चों, चाहता तो मैं यहाँ पर मेथाइल शिफ्ट कर सकता था, लेकिन अगर मैं मेथाइल शिफ्ट करूंगा तो 2 डिग्री बनेगा, और अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करूंगा तो 3 डिग्री बनेगा। और हम सब जानते हैं 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो 3 डिग्री कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से। तो अब आपका जो एल्कीन बनेगा वो इनमें से बनेगा, यानी कि यहाँ बनेगा। अंडरस्टैंड? एनी डाउट? तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तो कार्ब धनायन का निर्माण करो, और अगर पॉसिबल हो उसके अंदर पुनर्विन्यास तो पुनर्विन्यास कीजिए और कम स्थायी से अधिक स्थायी की तरफ उसको लेकर जाइए, उसके बाद आगे की प्रोसेस करिए, ठीक है। ये वाला कार्ब धनायन का निर्माण हम सब जानते हैं सेकंड स्टेप में हुआ था। तो सेकंड स्टेप के बाद अब जब थर्ड स्टेप आएगी तो अब वो यहां से आएगी, यहां से नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। ये देखिए CH2OH, ये लो, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें OH यहां से निकलेगा और आपके पास कार्ब धनायन बनेगा ये वाला CH2, ये कार्ब धनायन बनता है। और ये कार्ब धनायन है बच्चों आपके पास 1 डिग्री कार्ब धनायन। अब क्या मैं यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्ट करा सकता हूँ क्या? क्योंकि अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो बच्चों यहाँ पर कोई भी हाइड्रेट शिफ्टिंग नहीं हो सकती। लेकिन अल्फा कार्बन पर, दिस इज अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप तो है। तो अगर मैं इस पूरे मिथाइल ग्रुप को यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ से हटेगा तो अल्फा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ है आपके मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल शिफ्ट, मैथिल शिफ्ट हो गया। इसे भी पुनर्विन्यास कहते हैं। दिस इज द पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। और फिर क्या बनेगा? अब नया उत्पाद बनेगा CH3 ऊपर
आपका CH3 नीचे CH2 था, उस पर कौन चला गया, CH3 चला गया। अब कार्बन आयन इस कार्बन पर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा कार्बन से निकल के गया है मेथिल, तो जहां से निकल के गया है वहां कार्बन आयन आ जाएगा। दिस इज द 3 डिग्री कार्बन आयन। पहले कितना था 1 डिग्री, अब कितना डिग्री है 3 डिग्री कार्बन आयन। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर मिथाइल और आयोडाइड शिफ्ट करने से यहाँ पर आपको अत्यधिक स्थायी कार्बन आयन का निर्माण हो रहा है तो करना पड़ेगा, और फिर जाके आप अगली स्टेप नंबर 3 करोगे, ठीक है। इसी तरह सेटजेफ नियम है कि अगर एक उत्पाद से 2 तरह की एल्कीन संभव है तो वहां पर वो एल्कीन आपका मुख्य उत्पाद होगी जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी होते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो अब हम आपको आगे अगली रिएक्शन जो थी वी हाइड्रोजनीकरण वो मैं बता देता हूं। वी हाइड्रोजनीकरण, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। देखो हाइड्रोजन निकलेगी, इसका मतलब एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है वो, लेकिन बस इसको ऑक्सीकरण नहीं कहते, यहाँ पर इसको अपन वी हाइड्रोजनीकरण कह के पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब में नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए वी हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है कि अल्कोहल की वाष्प को अगर मैं गर्म कोपर पर प्रवाहित करूं, गर्म कोपर लिखेंगे और उस पर 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तो अगर अल्कोहल की वाष्प को गर्म कोपर पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है देखते हैं। मान लो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, आपका हेडिंग है वी हाइड्रोजनीकरण, पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं, वी हाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या होता है, अल्कोहल की वाष्प को, है ना, यानी कि मैंने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, सब जानते हैं 1 डिग्री प्राथमिक अल्कोहल, इसकी वाष्प को क्या लेनी है हमें, वाष्प गर्म कोपर पर, यानी कि कोपर 573 केल्विन, कोपर 573 केल्विन, 573 केल्विन पर कोपर को गर्म किया है और उस पर अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित कर रहे हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड में। इसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को, 2 डिग्री अल्कोहल की वाष्प है, उसको भी आप अगर गर्म कोपर पर प्रवाहित करोगे, कोपर 573 केल्विन, तो आपको मिलेगा कीटोन, ठीक है। साथ में H2 बाहर निकलेगी, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन अगर 3 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को आपने गर्म कोपर पर प्रवाहित कराया तो बच्चों इससे आपका कुछ भी नहीं होगा, इससे एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, इससे एल्कीन बनेगी। और ये अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये वाली, ये इस अभिक्रिया का नाम वी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, इस अभिक्रिया का नाम होगा निर्जलीकरण, ठीक है। क्या होगा, निर्जलीकरण, ये अभिक्रिया निर्जलीकरण होगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो वी हाइड्रोजनीकरण नहीं दर्शाता, उससे एल्कीन बनता है, वो निर्जलीकरण दर्शाता है। क्यों, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, इट मींस ये वाली अभिक्रिया और ये वाली अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है। तो मैं इनके एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर 573, मैंने पहला लिया एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 CH2OH, ये ना 1 डिग्री अल्कोहल है, सबसे सिंपल है, मैं करके दिखा रहा हूं। इसमें से CH2 में से मैं एक H अलग कर रहा हूं, ये लो, OH को मैं इस तरह लिख रहा हूं, OH। क्या होगा, कॉपर पर मैंने 573 केल्विन पर प्रवाहित करवाया इस अल्कोहल को, इसमें से बाहर निकल जाएगा H2, है ना, और ये वाला बॉन्ड यहां जुड़ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3CHO। अरे ये वाला बॉन्ड यहां चल जाएगा, डबल बॉन्ड में खुल जाएगा, एल्डिहाइड बन गया, दिस इज द एसिटेल्डिहाइड। एथिल अल्कोहल से एसिटेल्डिहाइड बन गया। बोला था मैंने 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ये OH जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और OH से H एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन OH से, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से, ठीक है। और फिर दोनों के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको खोलोगे ना, ये लो, इसको खोलोगे तो CH3C डबल बॉन्ड OH आ गया ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। चलो एक और समझा देता हूँ, दूसरा एग्जांपल देखो 2 डिग्री का,
CH3 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 इधर OH। देखो ऐसा था, ये ऐसा था, सब जानते हैं ये लोग, ये तो सब जानते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मैंने क्या करा, इस H को अलग करके दिखाया समझाने के लिए। इसी तरह इस H को O के साथ जो H है इसको भी मैंने आपको समझाने के लिए अलग लिख दिया। ठीक है, वही क्या करेंगे, कॉपर 573 केल्विन, क्या होगा बच्चों, यहां से H2 बाहर, बोलो यस और नो, और ये वाला बॉन्ड आपका यहां आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज द एसीटोन। एसीटोन क्या बन गया, एसीटोन। ठीक है, तो आप गौर से देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये 2 डिग्री अल्कोहल था। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन गया। तो इस तरह, लेकिन अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले लूं तब क्या होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल ये अभिक्रिया नहीं दर्शाते। 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो निर्जलीकरण हो जाएगा, क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन अनुपस्थित होता है। चलो 3 डिग्री अल्कोहल बता देता हूं। 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, सॉरी कार्बन नहीं, हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री अल्कोहल देखते हैं। दिस इज द 3 डिग्री अल्कोहल, CH3OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो ये वाला अल्फा कार्बन, इस पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर कहां से निकालेंगे हाइड्रोजन, नहीं निकल सकता ना, तो फिर बीटा से निकलेगा। और जब बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा तो मैं CH3 की जगह CH2H लिख देता हूं। तो बीटा से यहां पर हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया निर्जलीकरण कहलाएगी। तो कॉपर 573 पर यहां पर इधर से निकलता है OH और इधर से निकलता है H, और ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों, ये बॉन्ड आपका यहां जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा, CH3, ऊपर भी CH3, नीचे डबल बॉन्ड हो गया और CH2, यानी कि एल्कीन बन गया है। तो ये तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया है ना। साथ में क्या बाहर निकलेगा, H2O, और H2O का निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर निर्जलीकरण हो जाएगा अल्कोहल का। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण, अल्फा बीटा विलोपन भी बोल सकते हो। तो ये विलोपन अभिक्रिया है, निर्जलीकरण एक प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, यहाँ पर होगा निर्जलीकरण। तो जब 3 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है तो एल्कीन बनता है, अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, उसका विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता। क्लियर, तो ये आपका विहाइड्रोजनीकरण समाप्त होता है। अगला नंबर 3 रिएक्शन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण नाम से पता लग रहा है कि ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीकारक चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीकारक। लेकिन मैं समझा देता हूं कि ऑक्सीकरण से क्या क्या बन सकता है। ठीक है, देखो अगला है हमारा नंबर 3 ऑक्सीकरण, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं अपन, तो बड़ा सिंपल तरीका है, हम जानते हो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री 3 अल्कोहल होते हैं ना। तो ये रहा आपका 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसका अगर आपने ऑक्सीकरण कराया तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। सेम अभी हमने जो कराया वो भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही था। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। उसमें हाइड्रोजन निकल रही थी विहाइड्रोजनीकरण में, तो वो भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण था, लेकिन वो तीनों अल्कोहलों से नहीं होता, ये तीनों से होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण कर दिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल का आपने ऑक्सीकरण किया तो कीटोन बन जाता है, कीटोनों का फिर से ऑक्सीकरण किया तो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिश्रण बनता है इनसे। और बच्चों अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। तो 3 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण करते हो तो ये फिक्स नहीं है क्या बनाएंगे, लेकिन ज्यादातर केसों में कीटोन प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण बनता है, दोनों का मिश्रण बनता है, ध्यान रखना। कीटोन भी बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण भी बनता है।
3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण बड़ी मुश्किल से होता है, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीकरण अगर कर देगा प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो कीटोन बनाएगा, साथ में कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता है। लेकिन हम यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं। देखो अगर आपका ऑक्सीकारक सामान्य ऑक्सीकारक है, प्रबल नहीं है, देखो दो तरह के होते हैं, एक प्रबल होते हैं और एक थोड़े दुर्बल होते हैं, मतलब एक स्टेप तक काम करते हैं। तो अगर आपने कोई प्रबल ऑक्सीकारक ले लिया तो वो सीधा अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, प्रबल ऑक्सीकारक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीच वाले पदार्थ नहीं बनेंगे, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, बनेगा तो सही, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बनेगा, वो जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों में। अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के बाद ही रुकेगी, लेकिन कब, जब आपने प्रबल ऑक्सीकारक लिया। अगर प्रबल ले लेते हो, स्टेप वाइज लेते हो, एक ऑक्सीकारक लिया तो वो एल्डिहाइड, फिर उसी को तुमने दोबारा करवाया तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, है ना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं। ऑक्सीकारक, तो यहाँ पर कुछ ऑक्सीकारकों के फॉर्मूलेज, और ये मैं तुम्हें नाम यहाँ पर मैं लिखा देता हूं, ध्यान से देखेंगे। पहला ऑक्सीकारक है CrO3, है ना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और ये पिरिडीन के साथ होता है, C5H5N, पिरिडीन के माध्यम में इसको बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड पिरिडीन, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल के लिए काम आता है। अगला PCC, व्हाट इज PCC? PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, नाम है इसका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, CrO3.C5H5N.HCl, दिस इज द पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। एक होता है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, सबसे ज्यादा यूज होते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला है C5H5NH2 का होल, इसका होल प्लस का 2, और इसी के साथ Cr2O7 माइनस का 2, ये आपका कहलाता है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, ओके। इसी तरह ये सारे के सारे आपके यूज होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल में। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो आप इनको यूज करो, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो आपके पास सबसे बेस्ट होता है CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, या क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसको हम क्रोमिक एनहाइड्राइड या इसको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, CrO3। ये किसके लिए यूज होता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज होता है। बाकी इसके अलावा आप प्रबल ऑक्सीकारक में आपको बता देता हूं, प्रबल ऑक्सीकारक। अब जो प्रबल ऑक्सीकारक हैं उनकी लिस्ट ये है, देखो K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसे माध्यम में, ये होता है आपका अम्लीय माध्यम में, ध्यान रखना, अम्लीय माध्यम में काम करेगा स्ट्रॉन्ग की तरह। KMnO4 ये क्षारीय माध्यम करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे माध्यम में काम करता है, क्षारीय माध्यम में, स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा है कंसंट्रेट, सांद्र HNO3, नाइट्रिक अम्ल भी कौन सा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। तो चलिए अब मैं आपको इन सब के अंदर से कोई सा भी एक उठा सकते हैं अपन, और एक दो एग्जांपल आपको बता देता हूं। तो ऑक्सीकरण करके मैं आपको इनके एग्जांपल बता देता हूं, कैसे आपको ऑक्सीकरण करना है। बड़ा सिंपल है,
जब हमें पता लग ही गया है कि ये एल्डिहाइड बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। देखो CH3CH2OH, सबसे पहले देखो कितना डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और हमें पता है 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा, मैंने लिखा है यहाँ पर PDC। व्हाट इज PDC? PDC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। तो बस देखते मैं समझ जाऊंगा, यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण कराने का तरीका, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो, सीधा सा सिंपल। एल्डिहाइड का फॉर्मूला सबको आता है CHO, सब हटा दो, पीछे वाला ग्रुप एज इट इज लिखना है, CH3 लिख दिया। अब इस कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है CHO, सब कुछ हट गया, खत्म। इतना सा काम करना है, देख लो इस वाले कार्बन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, CH3CHO, इट मींस एसिड एल्डिहाइड। अगर फिर से मैं वापस ले लूं PCC और PDC, तो इसका मतलब इसका आगे फिर से ऑक्सीकरण कराना है, एल्डिहाइड है, कन्वर्ट होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपका जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर दो, पीछे ऐसे कैसे रहने दो, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 डिग्री अल्कोहल का आपने पहले ऑक्सीकरण कराया तो आपके पास बन गया एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कीटोन वाले में, 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, CH3CH3CHOH, मैंने ले लिया यहाँ पर, देखो CrO3 लेते हैं सेकेंडरी के लिए, ओके। क्या करना है, बड़ा सिंपल है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसको कीटोन बना दो, बाकी एज इट इज CH3C+O CH3, दैट इज द कीटोन, ओके। क्या ये कीटोन है, क्यों? क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल था ये, तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन बनता है। 3 डिग्री अल्कोहल की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगला है स्टूडेंट्स, 3 डिग्री अल्कोहल की बात वैसे हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में मैंने यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल लिया। तो जिस कार्बन से अल्कोहल अटैच है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और बचा हुआ ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका ये वाला ग्रुप तो कीटोन बना लेगा और ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा। तो देखो CH3CH3, इसको तो मैंने कन्वर्ट कर दिया कीटोन में, और साथ में आपके पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH बन जाएगा। तो इस तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। लेकिन बच्चों ये कई जगह अलग अलग प्रोडक्ट दे देता है, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहल की, हाइड्रोक्सी समूह के लोन पेयर वाली अभिक्रिया। ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर होते हैं वो भी आपके अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन का लोन पेयर भाग लेता है। तो देखिए लोन पेयर दाता, आपका जो अल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है, तो ये अपना लोन पेयर किसी को दान कर सकता है, इसलिए लोन पेयर दाता होता है। और लोन पेयर दाता को हम लुईस क्षार कहते हैं। तो ये किसी अम्ल से अभिक्रिया कर सकता है। मैंने लिया HCl, H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, तो ये प्लस वाले पर अटैक करेगा और आपके पास बना लेगा एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर H जुड़ गया और इसके ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस था वो मैंने बाहर लिखा है, इट मींस ये पूरे के ऊपर प्लस रहता है और साथ में आपका Cl माइनस बचा रहता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यदि आपको याद हो तो अल्कोहल के निर्जलीकरण में मैंने बनाया था, बिल्कुल सेम ही। तो इसी के साथ बच्चों ये एक ही अभिक्रिया होती है, ज्यादा नहीं होती है, और इसी के साथ आपके अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म खत्म होते हैं। और मिलते हैं हम आपको अब नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।